हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम जो है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश को जो है कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में जो है हमने इनकी सामान्य जानकारी ली थी और इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत देखे थे और इन प्रतिहारों का मूल निवास, और फिर हमने मंडोर के प्रतिहार पढ़े थे। आज हम जो है जालोर, उज्जैन और कन्नौज इनके प्रतिहारों को पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे दादू क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दी गई है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और EORO का कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखा है 249 में, तो वो अगर लेना चाहते हो तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। देखिए, मैंने आप गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सामान्य जानकारी आपको बताई थी। उसके बाद उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत देखे थे। फिर हमने मूल निवास को लेकर के जो भी डिबेट चल रही है इतिहासकारों में, तो वो भी हमने देखी थी। और उसके बाद हमने मंडोर के प्रतिहार जो है शुरू किए थे। और प्रतिहारों का मूल पुरुष जो है हरिश्चंद्र, उसके बाद रज्जिल आते हैं, फिर हमारे नरभट्ट आते हैं, नरभट्ट के बाद नागभट्ट प्रथम आते हैं। और नागभट्ट प्रथम जो है मंडोर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात जो है भीनमाल की शाखा को स्टार्ट करते हैं। भीनमाल को अपनी राजधानी बनाते हैं, पहले मेड़ता को बनाते हैं, फिर भीनमाल को बनाएंगे और फिर जो है उज्जैन में चले जाते हैं, ठीक है। और नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारियों में आगे आएंगे। वत्सराज के काल में जो है हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट होगा, और इसके बाद जो है हमारे मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय ये राजधानी बनाएंगे कन्नौज को, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम से जो है एक शाखा यहाँ से निकल जाती है। जब नागभट्ट प्रथम जो है मेड़ता भीनमाल चला जाता है, तो वहां पर जो है मंडोर में फिर कौन बसता है, फिर हमारे तात आते हैं यहाँ पर, फिर भोज, फिर यशोवर्धन, सिलुक, कक, बाउक और ककुक। तो मैंने आपको बताया था बाउक और ककुक ही यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके काल में जो है शिलालेख जो है यहाँ पर मिलते हैं इनके काल के। एक तो बाउक प्रशस्ति यानी जिसको हम जोधपुर प्रशस्ति कहते हैं, और घटियाला के शिलालेख जो है ककुक के काल में, ठीक है। एक तो 835 ईस्वी का है और दूसरा हमारा 861 ईस्वी का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मंडोर के प्रतिहारों में ध्यान रखना होता है। और फिर मैंने आपको बताया था इंदा प्रतिहार के बारे में। इंदा प्रतिहार, और इंदा प्रतिहार जो है ये कौन था? तो ये जो है चूड़ा के काल में था, चूड़ा राठौड़ के काल में। और चूड़ा को जो है उसने जो है ये मंडोर दहेज में दे दिया था। अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह जो है उसने चूड़ा से करा दिया था चूड़ा से करा दिया था, सॉरी। और उसके बाद जो है दहेज में देकर के मंडोर जो है दहेज में दे दिया था, और फिर जो है ये सामंत बनकर रहा था उन राठौड़ों का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके पश्चात जो है मंडोर का इतिहास जो है वो राठौड़ों का इतिहास यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आज हम जो है हम नागभट्ट प्रथम के बाद जो भीनमाल यानी जालोर, उज्जैन और कन्नौज की जो शाखा है, इसके जो भी महत्वपूर्ण शासक है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ी सी तबीयत नरम है, तो इसकी वजह से जो है थोड़ी तकलीफ होगी बोलने में, लेकिन कोई नहीं, हम क्लास लेंगे। देखिए यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम हमारे शासक आते हैं नागभट्ट प्रथम, जो 730 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और ये तो मंडोर की गद्दी पर बैठेंगे 730 ईस्वी में। फिर जो है ये मेड़ता को राजधानी बनाएंगे, फिर जालोर को बनाएंगे और फिर उज्जैन को बनाएंगे, ठीक है। तो 760 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन कार्य किया था। ये कौन थे? तो मैंने आपको बताया नरभट्ट के पुत्र थे, और रजिल का जो है ये पोता होगा। और इसने जो है राज्य विस्तार किया और 3 नई राजधानियां बनाई थी। कर्म से पहलपोत हमारी मेड़ता बनाई थी, जो हमारी नागौर में है, जब आप अजमेर जाते हो तो बीच में आती है। और भीनमाल बनाई जो हमारे जालोर में, जिसको हम श्रीमाल भी कहते हैं, ठीक है। श्रीमाल पहले कहते थे, अब जो है भीनमाल इसको कहा जाता है। और फिर जो है उन्होंने उज्जैन बनाई जो MP में हमारी, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे। तो ये जो है 3 उन्होंने कर्म से राजधानियां बनाई थी। इसे भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि भीनमाल की जो शाखा है, ज्यादा महत्वपूर्ण जालोर की शाखा, मेड़ता में ज्यादा देर तक नहीं ठहरे थे, फिर भीनमाल चले गए थे और फिर उज्जैन चले गए। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उज्जैन गए थे। पहले जो है यहाँ पर भीनमाल में रहे थे। तो इस प्रकार भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम का जो दरबार है नागावलोक का दरबार कहलाता था, ऐसा हमें अभिलेखों में देखने को मिलता है। और जालोर, अवंती यानी उज्जैन, कन्नौज
प्रतिहारों की जो नामावली है वो नागभट्ट प्रथम से ही प्रारंभ होती है। और नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागावलों का दरबार इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके जो है कई सामंत थे। जो आप पढ़ते हो ना, राठौड़ पढ़ते हो, ठीक है, चौहान पढ़ते हो, गुहिल पढ़ते हो, ये पहले जो है इन गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। फिर जो है इन प्रतिहारों से जो है स्वतंत्र होकर के इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, लेकिन पहले जो है सभी ये सामंत थे। और जब आगे प्रतिहारों के युद्ध हो गए ना, चाहे मुंगेर का युद्ध हो, चाहे जो है सिंध के गवर्नरों से युद्ध हो, तो इन युद्धों में जो है भाग कौन लेंगे? इन युद्धों में भाग भी ये सामंत ही लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नागभट्ट प्रथम के जो प्रमुख सामंत कौन? गुहिल, चौहान, राठौड़, कलचुरी, चंदेल, चालुक्य, परमार, तो ये सभी जो है इनके क्या थे? सामंत थे। नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम शक्तिशाली शासक था और इसने जो है अरबों तथा बलूचों के आक्रमण को रोके रखा था, इसलिए इसे प्रतिहारों में से प्रथम जो है द्वारपाल माना जाता है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने जो है दो तरीके से जो है द्वारपाल का काम किया था। एक तो जो उत्तर पश्चिम वाला, भारत के जो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है जो उत्तर पश्चिमी जो अरब आक्रमणकारी हैं उनको रोके रखा, तो इस कारण जो इनको द्वारपाल कहा जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, आगे बात आएगी जब हम राष्ट्रकूट शासक पढ़ेंगे, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने क्या करा था? दंती दुर्ग ने जो है हिरण्यगर्भ यज्ञ करा था, हिरण्यगर्भ। और जब हिरण्यगर्भ यज्ञ करा था दंती दुर्ग ने, तो उसने जो है उज्जैन में जो है द्वारपाल बनाया था, हमारे किसको? नागभट्ट प्रथम को जो है द्वारपाल बनाया था। लेकिन ये कहानी जो है एक इतिहासकार हैं जो अलग तरीके से बताते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, नागभट्ट को जो है क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए इस शाखा को जो रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं। ग्वालियर जो प्रशस्ति है जो 840 ईस्वी का है, मिहिर पोष के काल की है। और मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर से थोड़ा ही से दूर हमारा जो सागर स्थान है, सागर नामक स्थान, वहां से जो है ये ग्वालियर प्रशस्ति प्राप्त हुई है। इसमें जो है नागभट्ट प्रथम को कहा गया है मलेच्छों का नाशक। मलेच्छ कौन थे? तो ये अरबी थे, मुसलमान थे। मलेच्छों का नाशक और नारायण इनको कहा गया है। नागभट्ट प्रथम ने जो है राम का द्वारपाल, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक, ऐसी जो है इन्होंने उपाधि धारण करी है। तो आपको उपाधि याद रखनी होगी, राम का द्वारपाल, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक व नारायण की मूर्ति का प्रतीक। अगली देखिए, यहाँ पर जो है प्रतिहारों के बारे में सामान्य जानकारी आती है कि इन प्रतिहारों ने जो है चावड़ों से, सर्वप्रथम जो है मैं बात करूँ भीनमाल को जब इन्होंने छीना था तो चावड़ों से छीना था। यहाँ पर चावड़ा वंश का जो है शासन था, तो चावड़ों से जो है सर्वप्रथम इन्होंने भीनमाल का राज्य छीना और उसके बाद जो है आबू, जालोर आदि स्थानों पर उनका अधिकार रहा और फिर जो है इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी। इन्होंने आगे चल करके कन्नौज के महाराज्य को अपने अधिकार में किया और वहां पर जो है अपनी राजधानी स्थापित की है। और कुवलयमाला ये हमारे उद्योतन सूरी, जो हमारे वत्सराज के काल के जो है दरबार विद्वान थे, उद्योतन सूरी जो है, इन्होंने जो है कुवलयमाला ग्रंथ लिखा था प्राकृत भाषा में और इसमें 18 भाषाओं की जानकारी मिलती है। तो कुवलयमाला तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा नागभट्ट की जो है राजधानी जालोर मानते। ये तो बात सही है, नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालोर थी। वत्सराज के काल में जो है फिर जो है वो उज्जैन में चले गए थे। ठीक है, तो जो है हमारे वत्सराज को अंतिभूपत कहा गया है, हमारे अंतिभूपत, अंतिभूपत मतलब अवंती का राजा यानी उज्जैन का राजा। और दूसरे मत जो है उज्जैन और कन्नौज को मानते हैं। तो देखो, नागभट्ट प्रथम के काल में उज्जैन तो राजधानी बनी थी, लेकिन कन्नौज जो है इनकी राजधानी नहीं बनी थी। वो तो वत्सराज के काल में भी नहीं बनी थी, क्योंकि वत्सराज के काल में तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, राजधानी बनाने का काम आगे नागभट्ट द्वितीय ने किया था। तो ये बात आपको भली भांति समझनी होगी। अगली देखिए, अरबों पर विजय जो है नागभट्ट प्रथम और अरबों का क्या कनेक्शन रहा था। तो ग्वालियर अभिलेख जो है हमारा, इसका कथन है कि नागभट्ट ने जो है मलेच्छ नरेश की सेना का पराजित किया। मलेच्छ नरेश यानी जो अरबों के जो नरेश थे, अरब नरेश जो था, उनकी जो है सेना को जो है पराजित किया था। और ये अरब के थे जो सिंध पर अधिकार करने के पश्चात वहां से भारत के अन्य भागों में अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहते थे। अरब लेखक जो है अल बिलादुरी, इनका कथन है कि खलीफा हासन के सेनापति ने अनेक प्रदेशों की विजय कर ली थी, परंतु वे उज्जैन पर जो है विजय कभी जो है प्राप्त नहीं कर सका था। और यही लेखक जो है आगे लिखता है कि सिंधु के गवर्नर जुनैद के उत्तराधिकारी जो है निर्बल शासक सिद्ध हुए
जिनके शासनकाल में अरबों को अनेक जीते हुए भाग जो है छोड़ने पड़े थे। और एक हमारा अन्य जो है अभिलेख है, नौसार अभिलेख, ये कहता है कि जो अरबों के द्वारा पराजित जो राजाएं हैं इनका जो नाम है हमें नौसार अभिलेख में मिलता है, लेकिन इसमें जो है नागभट्ट प्रथम का कहीं जो है नाम नहीं मिलता है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारे नागभट्ट प्रथम है इन्होंने जो है अरबों को यहाँ पर भारत में यानी उत्तर पश्चिमी भारत से आगे जो है इन्होंने प्रवेश करने पर रोक लगा, एक तरीके से मैं बात करूँ उनको रोक के रखा था, अरबों को रोक के रखा था नागभट्ट प्रथम ने, यानी भारत में जो है नहीं आने दिया था उनको, और उनको जो सीमा पर ही रोके रखा था। और वहां पर जो आपको पता है कि अरबों ने अपना जो है राज्य बनाई था, सिंध जो है, सिंध का गवर्नर होता था वो अरब होता था। तो वहां पर जो जुनैद जो है सिंध का गवर्नर था, तो जुनैद को भी जो है काफी बार पराजित किया हमारे नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। और आगे भी जो है सिंध के गवर्नरों के साथ युद्ध होता रहेगा इन प्रतिहारों का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो एक अलग जो हमारा अभिलेख है नौसारी अभिलेख, इसमें जो क्या है, इसमें हमें कई राजाओं के नाम मिलते हैं जो अरबों के द्वारा हारे थे, लेकिन यहाँ पर जो है नागभट्ट प्रथम का जो नाम नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है इन अरबों से कभी युद्ध नहीं हारा था, केवल जीता था। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं राष्ट्रकूट और जो नागभट्ट प्रथम का क्या संबंध रहा था। तो नागभट्ट प्रथम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा दक्षिणी भारत है यहाँ पर जो राष्ट्रकूट शासन था, और जो उत्तर पश्चिमी भारत है अवंती उज्जैन तक यहाँ पर जो हमारे गुर्जर प्रतिहार थे, और ये बिहार और बंगाल वाला जो एरिया यहाँ पर जो है पाल शासक थे, और यहाँ पर जो कन्नौज वाला एरिया था यहाँ पर आयुध वंश का शासन था, ठीक है, आयुध वंश का शासन था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट जो है उस समय जो है नागभट्ट प्रथम के काल में जो है दरबारी विद्वान जो शासक थे राष्ट्रकूट शासक, वो हमारे थे दंत दुर्ग, जिसको दंत दुर्ग भी कहा जाता है। तो दंती दुर्ग, देखो कि यहाँ पर जो है दो कहानियां चलती हैं। एक कहानी मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए ये कहानी ये कहती है कि हमारे जो शासक हैं नागभट्ट प्रथम, इन्होंने जो है उज्जैन में एक यज्ञ कराया था, और इस यज्ञ का नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ। और ये यज्ञ जो है नागभट्ट प्रथम ने कराया था, और इस यज्ञ में जो है दंती दुर्ग को क्या किया था, इन्होंने आमंत्रित किया था, दंती दुर्ग को आमंत्रित किया था। यहाँ पर देखो दंती दुर्ग के साथ इनकी पुत्री भी आई थी जिसका नाम था भूमिका, और नागभट्ट प्रथम का जो भतीजा था एक ककुस्थ, कौन था, ककुस्थ। और ककुस्थ और भूमिका के मध्य जो है क्या होगा, प्रेम हो गया, और इनके बीच जो है विवाह का वर्णन का भी जो है उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो एक कहानी तो ये निकल के आती है, और दूसरी कहानी ये निकल के आती है कि हमारे जो राष्ट्रकूट शासक है कौन, दंती दुर्ग, इन्होंने जो है यज्ञ कराया था, इन्होंने जो है उज्जैन में यज्ञ कराया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था। और इस उज्जैन में जब यज्ञ करा रहे थे तो नागभट्ट प्रथम को जो है इन्होंने द्वारपाल नियुक्त किया था, ठीक है, द्वारपाल नियुक्त किया था। एक कहानी हमें ऐसे देखने को मिलती है। तो अब कौन सी सही है तो वो तो हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि एक इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई नागभट्ट प्रथम ने यज्ञ कराया था, और एक इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, यज्ञ जो है हमारे दंती दुर्ग ने कराया था। लेकिन यहाँ पर आपको दंती दुर्ग वाला सही याद रखना होगा, क्योंकि यज्ञ जो है दंती दुर्ग ने ही कराया था ऐसा माना जाता है, और काफी जो इतिहासकार इस पर पुष्टि भी कर चुके हैं। तो एग्जाम में हमें भी यही लिखना होगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट प्रथम को अपने समकालीन दक्षिण भारत के जो है राष्ट्रकूटों से भी लोहा लेना पड़ा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जो गुर्जर प्रतिहार है ये राष्ट्रकूटों को कभी नहीं हरा पाएंगे, ये भली भांति आपको समझना होगा, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक जो है बहुत शक्तिशाली होते थे, और ये जो है ये उत्तरी भारत में आते थे, और उनकी ये खासियत होती थी कि जब भी ये उत्तरी भारत पर आता थे आक्रमण करने के लिए, तो ये केवल आक्रमण करके उसको लूटपाट करके वापस चले जाते थे। यानी अपना स्थायी जो शासन है, परमानेंट जो है शासन, और कभी नहीं यहाँ पर लागू करते थे। जैसे कि ध्रुव प्रथम भी आएगा, मैं बात करूँ तो गोविंद भी आएगा, तो ये केवल आकर के जाएंगे, मतलब आएंगे, लूटपाट करेंगे उत्तरी भारत में, और फिर वापस चले जाएंगे। और जब ये वापस चले जाएंगे तो वहां के जो शासक हैं गुर्जर प्रतिहार वगैरह, वो वापस जो है कन्नौज वगैरह पर अधिकार कर लेंगे। तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। यानी ये प्रत्यक्ष कभी युद्ध नहीं करेंगे राष्ट्रकूटों से, और इस युद्ध में अगर करेंगे तो भी ये जीतेंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रकूट बहुत शक्तिशाली हैं। तो भारत के राष्ट्रकूटों से यानी दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी जो है लोहा लेना पड़ा था इन गुर्जर प्रतिहारों को। राष्ट्रकूट जो नरेश है दंती दुर्ग, इन्होंने कौशल, कलिंग, श्रीशैल, मालवा, तंता, टंक, सिंध, कांची, ये जो हमारे क्षेत्र है इन पर अपना अधिकार कर लिया था। दंती दुर्ग ने जो है उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, और इस अवसर पर जो है उन्होंने गुर्जर प्रतिहार नरेश को जो है प्रतिहार यानी द्वारपाल नियुक्त किया था। और ये गुर्जर नरेश जो है नागभट्ट प्रथम प्रतीत होते हैं, और नागभट्ट प्रथम जो है भृगुकच यानी जो बनौज पर, इन पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो हमें जो है कहाँ पर इन्होंने अधिकार किया था वो हमें ज्यादा नहीं याद रखना होता, क्योंकि एग्जाम में जो है इतना क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, आरएस में जो है पूछा जा सकता है राष्ट्रकूट
राष्ट्रकूट और नागभट्ट प्रथम का क्या संबंध था, तो ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। लेकिन ये वहां पर भी आपको ये अधिकार कर लिया, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो ऐसा कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मोटा मोटा लिख दोगे ना कि उत्तरी भारत पर इनका शासन था, वो था, बस इतना ही काफी हो जाएगा। वो हमारा जो है जो भी एग्जामिनर है वो समझ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि नागभट्ट प्रथम के बाद क्या स्थिति रही थी। तो मैंने आपको बात बताई कि भाई नागभट्ट प्रथम का जो एक प्रिय भतीजा था ककुस्त, और ककुस्त जो है नागभट्ट प्रथम का कहा जाता है कोई बेटा नहीं था, तो नागभट्ट प्रथम का बहुत ज्यादा लाड प्यार था ककुस्त के साथ। तो नागभट्ट प्रथम के पश्चात जो उनका भतीजा यानी ककुस्त ही सिंहासन पर बैठा था, और इसे जो है ककुक भी कहते हैं, ठीक है, ककुक भी इनको कहा जाता है। और ककुक की मृत्यु के पश्चात उसका भाई देवराज जो है सिंहासन पर बैठा था। अब ये इनका भाई जो है ये नागभट्ट प्रथम का भाई है या फिर जो है ककुक का भाई है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उसका भाई जो देवराज ये सिंहासन पर बैठा था, यानी ककुस्त के बाद जो है देवराज आते हैं, ये बात आपको बातें समझनी होगी। और वरा अभिलेख में जो है देवराज को देल शक्ति के नाम से पुकारा गया है। तो ककुस्त के बाद देवराज आता है, इतना ही अगर आप याद रख लोगे तो ये काफी हो जाएगा। अगली बात करते हैं। अब देखो कि भाई जो है ककुस्त के बाद देवराज के बाद जो है हमारे देवराज के पुत्र आते हैं वत्सराज। ये जो है शासन गद्दी संभालते हैं 783 ईस्वी में। तो 730 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक जो है नागभट्ट प्रथम थे, और उसके बाद ककुस्त देवराज आए थे, ठीक है। 20-23 सालों तक जो है ककुस्त और देवराज ने शासन किया था। उसके बाद जो है वत्सराज आते हैं 783 ईस्वी में शासक बनते हैं, और 795 ईस्वी तक गद्दी को संभालते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है इनसे, तो 2-3 जो है फैक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक तो इनकी उपाधि काफी प्रसिद्ध है रणहस्तिन, ठीक है, रणहस्तिन जो है उपाधि ये इन्होंने धारण करी थी। और दूसरी जो है आते हैं इनके दरबारी विद्वान, क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो है इनके दरबारी विद्वान थे। एक तो हमारे उद्योतन सूरी थे, उद्योतन सूरी, और दूसरे हमारे दरबारी विद्वान है इनके जिनसेन सूरी, दोनों जो है जैन थे। यानी इन वत्सराज के काल में जो है जैनों को काफी संरक्षण दिया गया था, और ओसिया के जो जैन मंदिर है वो भी जो है प्रत्यार शासक वत्सराज के समय ही निर्मित है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ठीक है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना होगा इनकी उपाधि के बारे में, फिर जो है आपको जैन और वत्सराज के संबंध समझने होंगे। यानी दरबारी विद्वान के कौन थे, तो ये भी जैन थे, और ओसिया में जो है जैन मंदिर भी इन्होंने बनाए थे। और तीसरी बात आती है इनके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष, जो है आपको ये अगर 3 पॉइंट याद कर लेंगे तो वत्सराज जो है हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए वत्सराज की बात करें तो ये इन्होंने रणहस्तिन की उपाधि धारण करी थी, और ये अपने समय के एक शक्तिशाली जो है राजा सिद्ध हुए थे, और अपने अनेक युद्धों के परिणाम स्वरूप जो है इसने अपने वंश को अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया था। और इसे जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ऐसा माना जाता है। और वत्सराज के शासन काल में जो है 778 ईस्वी में जो है उद्योतन सूरी ने जालोर में जो है कुवल्य माला जो है ये ग्रंथ लिखा था प्राकृत भाषा में। और 713 ईस्वी में आचार्य जिनसेन सूरी इन्होंने जो है हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली हम बात करें तो ओसिया के जैन मंदिर, ये भी जो है प्रतिहार शासक वत्सराज के समय ही निर्मित है। अगली हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की, जो हमारे वत्सराज के शासन काल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इन्होंने जीता तो नहीं था, लेकिन स्टार्ट जो है इनके काल में हुआ था। और त्रिपक्षीय संघर्ष की में अंतिम विजय भी जो है यानी कनौज को लेकर के ये झड़प करेंगे। इधर देखो हमारे गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, माउंट आबू, धर, उज्जैन, गुजरात, बरगो, कच्छ, कड़ोच, ठीक है। यहाँ पर जो है मेड़ता, मंडोर, ये सारा जो एरिया है ये गुर्जर प्रतिहारों का है। और यहाँ पर आपको कनौज दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारा जो है इतना जो पाल शासक या पाल शासन था यहाँ पर बिहार और बंगाल को मिला करके, ठीक है। और ये इधर आप देख रहे होंगे हमारे जो सह्याद्री वाले एरिया है, यानी हम बात करें तो पश्चिमी दक्षिण वाला एरिया, दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया पर जो है राष्ट्रकूट शासन करते थे, ठीक है, राष्ट्रकूट शासन करते थे। नीचे देखिए चोल, चेर, पांड्य, पल्लव वगैरह आ जाते हैं, तो इनका छोटा बड़ा शासन था। तो राष्ट्रकूट यहाँ पर शासन करते थे, और पाल यहाँ पर शासन करते थे, और यहाँ पर जो गुर्जर प्रत्याहार करते थे। और यहाँ पर आपको बीच में जो कनौज दिखाई दे दिया गया होगा, और बीच में आपको यहाँ पर कनौज दिखाई दिया होगा, देखिए। और कनौज में जो है उस समय जो है शासन करता था आयुध वंश। यहाँ पर हम बात करें तो हर्षवर्धन के पश्चात जो है काफी स्थिति बिगड़ गई थी उत्तरी भारत की, क्योंकि एकता में वापस नहीं पिरोया गया था वो। और यहाँ पर जो है अलग अलग क्षत्रिय शक्तियां स्टार्ट हो गई थी अब शासन करना। तो आयुध वंश ने जो यहाँ पर कनौज को शासन कर रहे थे। और यहाँ पर जो एक तो इंद्रायुध था जो यहाँ पर शासन कर रहा था शुरुआत में, और इसका एक भाई था चक्रायुध जो है इनका भाई था। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ जब त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था तो पाल में जो है पाल शासक कौन था, धर्मपाल था।
और गुर्जर प्रतिहार कौन था, तो वत्सराज था। ठीक है, और यहाँ पर कौन था, तो ध्रुव प्रथम था। तो ये आपको 3 यहाँ पर शासकों के नाम ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन में हुआ था, तो कनौज को लेकर के हुआ था, यानी कनौज पर ये भी गुर्जर प्रतिहार भी मतलब शासन करना चाहते थे, इनको इसको राजधानी बनाना चाहते थे, और पाल जो शासक है ये इसको राजधानी बनाना चाहते हैं, राष्ट्रकूट जो है ये कनौज को राजधानी बना करके बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन में हुआ था, तो उत्तर पश्चिमी भारत पर जो गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे, दक्षिणी भारत पर राष्ट्रकूट, और बंगाल में जो है पाल वंश जो है शासन कर रहा था। इनके बीच जो है हमारे त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था, और त्रिकोणात्मक जो संघर्ष है इसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने करी थी, और यह संघर्ष जो है 150 वर्षों तक चला था, और इसको जो प्रारंभ जो है गुर्जर प्रतिहारों ने किया था, और अंतिम विजय भी जो है इनकी हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंतिम विजय तो मतलब एक तरीके से बात करूं मिहिर भोज वगैरह काल में जो है फिर यहाँ पर शासन जो है कौन करेंगे, कनौज पर यही करेंगे, प्रतिहार ही करेंगे। इनकी स्थिति जो है बाद में डाउन होगी जब गजनवी जो है इन पर आक्रमण करेगा। ठीक है, जब गजनवी इन पर आक्रमण करेगा और मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण होगा तो उसके बाद जो है कनौज का जो पतन हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगली हम बात करें तो देखो शुरुआत किस प्रकार होती है इस त्रिपक्षीय संघर्ष की। तो वत्सराज क्या करता है, सबसे पहले इंद्रायुध जो है आयुध वंश का जो शासक था इंद्रायुध, इसको जो है पराजित कर दिया था और कनौज पर अधिकार कर लिया था, और इंद्रायुध को अपना क्या बना लिया था, सामंत बना लिया था। अब यहाँ पर देखो इंद्रायुध का भाई होगा चक्रायुध, ये क्या करता है, ये बंगाल चला जाता है और धर्मपाल को कहता है कि भाई यहाँ पर जो है इन्होंने क्या कर लिया है, गुर्जर प्रतिहारों ने अधिकार कर लिया है, आप जो है हमारे धर्म इसको हरा दो, वत्सराज को हरा दो, और फिर जो है आप अपना अधिकार कर लो और मुझे आप सामंत बना देना वहां का। तो धर्मपाल जो है, धर्मपाल की सैन्य सहायता लेकर के हमारे चक्रायुध ने कनौज पर अधिकार कर लिया था, और धर्मपाल ने जो है चक्रायुध को कनौज का शासक नियुक्त कर दिया था क्योंकि इन्होंने जो वत्सराज को हरा दिया था। और फिर जो है वत्सराज क्या करता है, इन धर्मपाल को पराजित कर देता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है पाल और गुर्जर प्रतिहार ये तो हारेंगे जीतेंगे, लेकिन जो है जब राष्ट्रकूट शासक यहाँ पर प्रवेश करेंगे ना, यानी ध्रुव प्रथम जो होगा इनके काल में, तो ध्रुव प्रथम जो है ये उज्जैन और कनौज पर अधिकार कर लिया था, और यहाँ से जो वंशराज फिर कहाँ चला जाता है, जालोर की ओर मरुस्थल में चला गया था। तो ये बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रकूटों से ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। जब भी जो है आक्रमण होगा राष्ट्रकूटों का, तो या तो ये भाग जाएंगे गुर्जर प्रतिहार, या फिर जो है हार जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्या करता है, ध्रुव प्रथम जो है आता है हमारे उत्तरी भारत में और उज्जैन और कनौज दोनों पर अधिकार कर लेता है, और यहाँ से जो वत्सराज कहाँ चले जाते हैं, झालोर की ओर मरुस्थल की ओर चले जाते हैं। और इस युद्ध की जो जानकारी हमें राधनपुर और वन्नी डिंडोरी इन अभिलेखों से मिलती है, यानी राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव प्रथम और वत्सराज के बीच जो झड़प हुई थी इसकी हमें जानकारी राधनपुर और वन्नी डिंडोरी अभिलेखों से मिलती है। तो आपको ये 2 अभिलेख ध्यान रखने होंगे। अगले हमारे शासक आते हैं नागभट्ट द्वितीय, और ये जो है शासन में गति संभालते हैं 795 ईस्वी में, और 833 ईस्वी तक ये शासन करते थे। 833 ईस्वी तक ये शासन करते थे। नागभट्ट द्वितीय, इनकी माता का नाम था सुंदर देवी था, और ये वत्सराज के बेटे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है उज्जैन और कनौज को जीत लिया था और कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। यानी बात यहाँ पर ये आती है कि वत्सराज के काल में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट जरूर हुआ है कनौज को लेकर के, लेकिन कनौज को जो है राजधानी बनाने का जो साहस है वो हमारे नागभट्ट द्वितीय का ही था। नागभट्ट द्वितीय ने जो है कनौज को सबसे पहले राजधानी बनाई थी, लेकिन वही बात आती है कि राष्ट्रकूट शासक आएगा तो इनको हरा देगा और कनौज पर अधिकार कर लेगा, और फिर जो वापस राष्ट्रकूट शासक अपने राज्य में चला जाएगा, और फिर बाद में जो है ये नागभट्ट द्वितीय वापस कनौज पर अधिकार कर लेंगे। तो यही आती है कि नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट जो शासक है इनके मध्य क्या संबंध रहा था। तो इसके शासन काल में जो है दक्षिणी भारतवर्ष के राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय, ये जो है हमारे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था और नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। अपने उत्तरी भारतवर्ष के अभियान में गोविंद तृतीय ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी इन्होंने पराजित किया था, और फिर जो अपने राज्य में वापस चले गए थे। और गोविंद तृतीय के साम्राज्य विस्तार के बारे में इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि गोविंद तृतीय के जो घोड़े हैं हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक बिना किसी शत्रु क्षेत्र में प्रवेश किए सीधे दौड़ सकते थे, इतना इनका दबदबा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगली हम बात करते हैं कि वापस जो है नागभट्ट द्वितीय कनौज पर किस प्रकार अधिकार करता है। तो गोविंद तृतीय के जो है वापस चले जाने के पश्चात, यानी अपने राज्य में वापस, यानी जो दक्षिणी भारत है वहां पर चले जाने के पश्चात जो है नागभट्ट द्वितीय ने अपनी शक्ति जो है संगठित करी, और
उसके बाद जो इन्होंने कनौज पर आक्रमण किया। और कनौज के नरेश उस समय जो चक्रयुद्ध होगा, क्योंकि जो जैसे ही राष्ट्रकूट शासक जो है कनौज से हट जाएगा यानी दक्षिण भारत चला जाएगा, वैसे ही जो है बंगाल का शासक जो होगा वो अपने जो है चक्रयुद्ध को वापस बैठा देगा यहाँ पर गद्दी पर। तो इस प्रकार जो है अब यहाँ पर जो भी गुर्जर प्रतिहार शासक होगा इसको सबसे पहले चक्रयुद्ध को हटाना पड़ेगा और वापस जो है कनौज पर अधिकार करना होगा। तो यहाँ पर जो गोविंद तृतीय के चले जाने के पश्चात जो है हमारे जो नागभट्ट द्वितीय ये अपनी शक्ति को संगठित करते हैं और उसके बाद जो कनौज पर आक्रमण करते हैं। और कनौज नरेश जो है चक्रयुद्ध ये पराजित हुआ था और कनौज पर जो है नागभट्ट द्वितीय का अधिकार हो गया था। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय की जो है ये इस विजय का वर्णन हमें ग्वालियर अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ग्वालियर अभिलेख आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इतिहास में जो है इतिहास के जो स्रोत हैं वहां पर भी आपको ग्वालियर अभिलेख विस्तार से पढ़ना होता है। तो ग्वालियर अभिलेख में जो है जानकारी मिलती है। और इस विजय के परिणाम स्वरूप जो है कनौज प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बन गया था। और कनौज को जो है पहले कहा जाता था कान्य कुब्ज। क्या कहा जाता था? कान्य कुब्ज। अब यहाँ पर देखिए पालों से युद्ध किस प्रकार होता है। तो इनके जो है काल में मुंगेर का युद्ध काफी प्रसिद्ध हुआ था और एग्जाम में भी पूछा जाता है। हमारे जो बंगाल के शासक है पाल शासक, उनके मध्य यानी धर्मपाल और हमारे नागभट्ट द्वितीय के मध्य। तो कान्यकुब्ज का जो राजा यानी चक्रयुद्ध ये पाल नरेश धर्मपाल के संरक्षण में जो राज्य कर रहा था, अंत उसके पराजय की सूचना पाते ही यानी जब मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे जो है गोविंद तृतीय के दक्षिण भारत में वापस चले जाने के पश्चात जो है नागभट्ट द्वितीय अपने शक्ति को संगठित करते हैं और चक्रयुद्ध को हराते हैं। तो जब चक्रयुद्ध को हराते हैं वो कहाँ जाएगा? अपने जो है जहाँ वहीं जाएगा जो उनकी सहायता दे रहा था चक्रयुद्ध को, तो धर्मपाल के पास ही जाएगा। तो उसकी जो पराजय की सूचना पाते ही जो धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी। लेकिन इनके मध्य जो है 810 ईस्वी का मुंगेर का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया था। और इसमें अगर मैं बात करूं तो जो चाकसू अभिलेख है हमें इससे जानकारी ये मिलती है कि इनका जो सामंत था, इनका जो नागभट्ट द्वितीय का इनका जो सामंत था हमारा शंकरगण, इन्होंने जो है गोड़ नरेश जो था हमारे, इनको गोड़ कहा जाता है। ये जो धर्मपाल थे ये गोड़ था। तो इस गोड़ नरेश को जो है इन्होंने हराया था और समस्त जो है विश्व को जीत करके यानी जो भी बंगाल का शासन था वो जीत करके हमारे जो है अपने स्वामी यानी नागभट्ट द्वितीय को समर्पित कर दिया। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि भाई नागभट्ट प्रथम के काल में जो है नागावलोक का दरबार कहलाता था और आगे जो है नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी जो है नागावलोक का दरबार कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सामंत रहते थे इनके दरबार में और ये सामंत जो है युद्धों में काफी सहायता करते थे। और जो महत्वपूर्ण युद्ध है इन युद्धों में जो है हमारे सामंत जो है नागभट्ट द्वितीय की ओर से लड़ते थे और ये आसानी से जीत जाते थे। तो यहाँ पर मुंगेर के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। शंकरगढ़ ने जो है गोड़ नरेश को हराया था और इनका दरबार भी जो है नागावलोक का दरबार कहलाता था। और मुंगेर का युद्ध जो है जो धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था ये मुंगेर का युद्ध कहलाता। मुंगेर जो बिहार में, ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय और जो मुसलमान है इनके बीच क्या संबंध रहे थे। तो देखो नागभट्ट के द्वारा जो है मुसलमानों की जो पराजय का साक्ष्य है वो परमंद नामक ग्रंथ से हमें मिलता है। और इसके अनुसार जो है चाहमा नरेश गोविंदराज, जो गोविंदराज आपने नाम सुना होगा जब आपने चौहान वंश पढ़ा होगा, तो जिसको गुवक पर्त भी कहते हैं। तो गोविंदराज जो ये क्या करते हैं, ये सुल्तान बेग वरिश को हराते। तो यही बात आती है कि यहाँ पर भी जो है हमारे नागभट्ट द्वितीय का सामंत जो है किसी अरब को हराएगा। और सुल्तान बेग वरिश कौन था? तो मैंने आपको बताया था उस समय जो है नागभट्ट प्रथम के काल में सिंध का गवर्नर था हमारा, कौन था? जुनैद था। और नागभट्ट द्वितीय काल में जो सिंध का गवर्नर कौन होगा? सुल्तान बेग वरिश होगा। ठीक है, और इसी सुल्तान बेग वरिश को जो गोविंदराज ने हराया था और ये गोविंद ये हमारा नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। अगली हम बात करते हैं और मुसलमानों के विरुद्ध जो है और भी संघर्ष होता है। और इस संघर्ष की मैं बात करूं, इस संघर्ष का जो प्रमाण है वो खुमान रासो नामक ग्रंथ से हमें मिलता है। और इसके अनुसार जो है गुइल वंश के राजा खुमान जो है, खुमान रासो दलपत विजय ने जो लिखा है। तो खुमान रासो की हम बात करें तो खुमान रासो में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि गुइल वंश, मैंने आपको बताया था नागभट्ट प्रथम के काल में कि भाई जो गुइल वंश है वो भी जो हमारे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत है। तो यहाँ पर भी जो है खुमान जो गुइल वंश का शासक था, ये खुमान जो है इन मुसलमानों को हराता है। तो ये जानकारी हमें खुमान रासो में मिलती है। अगली हम बात करते हैं बकुल अभिलेख। और इस अभिलेख में जो है नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि धारण करी थी। तो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि सबसे पहले जो किसने धारण करी है? हमारी नागभट्ट द्वितीय ने धारण करी है। और ये उपाधियां आपको ध्यान रखनी होगी, जिस प्रकार वत्सराज की उपाधि राणा हस्ती ने, और पहले हमने नागभट्ट प्रथम की उपाधियां देखी थी, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, ठीक है, इंद्र के गर्व का नाशक। तो ये सारी आपको उपाधियां ध्यान रखनी होगी। अगले हमारे जो ग्रंथ है प्रभावक चरित, जो हमारा चंद्र प्रभा सूर्य ने लिखा है। और इनके ग्रंथ के अनुसार जो है
नागभट्ट द्वितीय ने जो 833 ईस्वी में गंगा नदी में जीवित जल समाधि ली थी। तो ये बात ध्यान रखनी है, जीवित जल समाधि जो इन्होंने कब ली थी, तो 833 ईस्वी में ली थी गंगा नदी में। और ये इसकी जो जानकारी है हमें चंद्रप्रभा सूर्य के ग्रंथ प्रभावक चरित्र से मिलती है। आगे देखिए, आगे हमारे जो शासक आते हैं मिहिर भोज, ये 836 ईस्वी में जो है शासक बने थे। इससे पहले जो अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि जो नागभट्ट द्वितीय थे, इनका जो शासन कार्य था हमारा ये शासक रहे थे 833 ईस्वी तक। और 833 ईस्वी से लेकर के 836 ईस्वी तक हमारे जो शासन करते थे वो किसने किया था, वो रामभद्र ने किया था। रामभद्र, ठीक है, जो नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। लेकिन रामभद्र जो है काफी निर्बल शासक थे और इनके काल में जो है अगर मैं बात करूं तो प्रतिहारों की अवनति का वो काल था वो। और इसमें जो है कई सारे जीते हुए प्रदेश जो है इनको मैं कह सकता हूँ कि छोड़ने पड़े थे हमारे ना रामभद्र को। तो इस प्रकार काफी जो है प्रतिहारों की अवनति हुई थी रामभद्र के काल में। तो इन सबसे तंग आकर के रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज, इसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया ये। तो ये जो है 836 ईस्वी में शासक बने थे, जो 885 ईस्वी तक ये शासन कार्य इन्होंने किया था। और इनके माता का नाम अप्पा देवी था, जो रामभद्र के ये पुत्र थे, ठीक है, अप्पा देवी की इनके माता का नाम था। और इनका जो सर्वप्रथम अभिलेख जो है वरा अभिलेख है। और इसकी जो है तिथि की अगर मैं बात करूं तो जब ये शासक बने थे 836 ईस्वी में, तभी जो है इन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था 836 ईस्वी का। और इसके बाद जो है मिहिर भोज के काल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है 840 ईस्वी का, जो हम इसको ग्वालियर प्रशस्ति कहते हैं, ग्वालियर अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिहार वंशी नहीं वरन प्राचीन भारत के जो है भारतवर्ष के एक महान शासक माने जाते हैं मिहिर भोज को। और मिहिर भोज को जो है ये इन्होंने मिहिर भोज को जो बंगाल के शासक धर्मपाल, इनका जो पुत्र था देवपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल, इसने जो है पराजित किया था मिहिर भोज को। लेकिन उसके पश्चात जो है मिहिर भोज ने कर्म से नारायण पाल, विग्रह पाल, इन सभी जो है पाल शासकों को बारी बारी से हराया था। अब यहाँ पर देखो मिहिर भोज के बाद की अगर मैं बात करूँ तो मिहिर भोज के बाद जो शासक आएंगे तो इनके काल में जो है काफी एक तरीके से यात्री आते, काफी महत्वपूर्ण यात्री आते हैं जिनको एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए मिहिर भोज के काल में जो है 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान आया था। तो सुलेमान कब आया था, मिहिर भोज के काल में आया था। और आगे हमारा एक आएगा अल मसूदी, ये किस के काल में आएगा, तो ये हमारे महिपाल प्रथम के काल में आएगा, महिपाल प्रथम के काल में आएगा। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखने होंगे कि ये जो अरबी यात्री है किन के काल में आते हैं। तो सुलेमान जो है किन के काल में आता है, मिहिर भोज के काल में आता है। सुलेमान ने यह बताया कि मिहिर भोज जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु था। और मिहिर भोज के अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें, हालांकि मैं इतना याद नहीं रखना होता साम्राज्य विस्तार, लेकिन थोड़ा बहुत याद रख लीजिए कि भाई कहाँ से कहाँ लेकर के जो है इनका शासन था। तो यहाँ पर जो है हिमालय की बात, हिमालय से लेकर के जो है दक्षिण में बुंदेलखंड तक, और पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश, यानी जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस प्रकार हमारा कुछ भारत है, तो ये हिमालय से लेकर के दक्षिण में जो है बुंदेलखंड जो एमपी तक है हमारे यहाँ तक, और पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के और पश्चिम में जो गुजरात है और काठियावाड़ तक, यहाँ तक जो है इनका शासन कार्य था। तो ये शुरुआत मैंने आपको ये बताया था, यहाँ उत्तरी भारत में जो इनका शासन कार्य चलता था। अगली मैं बात करूँ तो इन्होंने जो है ग्वालियर प्रशस्ति की स्थापना कराई थी, जो 840 ईस्वी की, हालांकि तिथि तो यहाँ पर अंकित नहीं है लेकिन इतिहासकारों ने जो है निकाली है इसकी तिथि। और 840 ईस्वी की एक सागर नामक स्थान पर प्राप्त हुई है। इनमें कई सारी उपाधि हमें देखने को मिलती है नागभट्ट प्रथम की, और हमें वंशावली भी देखने को मिलती है, ठीक है। और कश्मीरी कवि जो है कल्हण का नाम जरूर सुना होगा, इनका ग्रंथ राजतरंगिणी, इनके बारे में भी जरूर सुना होगा। और इसमें जो है मिहिर भोज के साम्राज्य का उल्लेख जो है कश्मीरी कवि कल्हण ने जो है नागभट्ट द्वितीय के, जो हमारे कश्मीरी कवि है कल्हण, इन्होंने जो है मिहिर भोज के जो है साम्राज्य का उल्लेख किया है, ठीक है, अपने ग्रंथ में। अगली हम बात करते हैं, मिहिर भोज भी जो है काफी विद्वान थे, इन्होंने भी जो है कई सारे ग्रंथ लिखे हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि श्रृंगार प्रकाश हो गया, ठीक है, युक्ति हो गया, कल्पतरु, राजमृंगाक। तो श्रृंगार प्रकाश, युक्ति, कल्पतरु, राजमृगांक, ये आपको जो है ग्रंथ याद रखने होंगे, ठीक है। और ग्वालियर अभिलेख जो है इसमें जो है मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण करी है, तो आदिवरा की उपाधि धारण करी है। और दौलतपुर जो अभिलेख है इसमें जो है इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है प्रभास। तो ये मिहिर भोज की आपको दो उपाधि ध्यान रखनी होगी। और अगली मैं बात करूं तो इन्होंने जो है चांदी और तांबे के सिक्के चलाए हैं, और इन सिक्कों पर जो है इनकी उपाधि देखने को मिलती है श्री मदादिवराह, ठीक है, क्या देखने को मिलती है, श्री मदादिवराह। तो इनकी आपको तीन उपाधि ध्यान रखनी होगी। एक तो ग्वालियर अभिलेख में जो इनकी उपाधि है आदिवराह, और दौलतपुर अभिलेख में प्रभास,
और जो इनके सिक्के थे इन पर जो इन्होंने उपाधि लिखी है अपनी वो लिखी है श्री मदा दिवराह। तो ये आपको 3 उपाधि ध्यान रखनी होगी। अगले हमारे जो शासक आते हैं महेंद्रपाल प्रथम। ये हमारे किसकी वजह से महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये हमारे जो है राजशेखर की वजह से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। राजशेखर इन ऐसे कवि का नाम आपने जरूर सुना होगा, इतिहास में ये तो छाने नहीं रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो इनका नाम आ ही जाता है। तो राजशेखर की अगर मैं बात करूँ जो काफी प्रसिद्ध जो है हमारे कवि रह चुके हैं, जो विद्वान हैं, ये जो है महेंद्रपाल प्रथम के जो दरबारी विद्वान थे, ठीक है, इनके जो दरबारी राजकवि थे और इन्होंने कई सारे ग्रंथों की जो है रचना की थी। तो इनके वजह से जो है महेंद्रपाल प्रथम का जो थोड़ा सा नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महेंद्रपाल प्रथम ये जो है हमारे मिहिर भोज के पश्चात शासक बनते हैं 885 ईस्वी में और 910 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया था। इनके माता का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था। हालांकि माताओं के नाम नहीं याद रखने होते, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो है एक क्या रहता है कनेक्शन रहता है कि भाई यहाँ पिछले शासक जो इसका कनेक्शन है, इसका पुत्र है, तो हमें थोड़ा सा वंशावली को याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। तो इनके जो है दरबारी राजकवि कौन थे, तो राजशेखर जो है इनके दरबारी राजकवि थे और इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है, जैसे कि कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, बाल भारत, प्रबंध कोश, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश। तो ये आपको ग्रंथों के नाम ध्यान रखने होंगे, ठीक है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, बाल भारत, प्रबंध कोश, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश, जो आदि आपको ग्रंथ याद रखने होंगे। और इनमें जो है एक काफी महत्वपूर्ण हमारा ग्रंथ है विदशाल भंजिका। इस ग्रंथ में जो है महेंद्रपाल प्रथम को जो है निर्भय नरेंद्र कहा गया है, निर्भय राज कहा गया है, और रघुकुल तिलक कहा गया है, रघुकुल चूड़ामणि कहा गया है, और रघुकुल मुक्तमणि, रघुकुल मुक्तामणि, ठीक है, आर्यावर्त, महाराज धीराज, ऐसी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो महिपाल प्रथम की देखने को मिलती है। और महेंद्रपाल प्रथम की जो उपाधियां वो है निर्भय नरेंद्र, निर्भय राज, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, जो विदशाल भंजिका में जो है दरबारी राजकवि राजशेखर ने जो है महेंद्रपाल प्रथम को दी है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगली मैं बात करूं बीएन पाठक, इन इतिहासकार का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो बीएन पाठक जो है इन्होंने अपने ग्रंथ है इनका उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास, इसमें जो है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम को जो है हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट स्वीकार करते हैं। कोई जो है हिंदू सम्राट जो है, मैं बात करूं पृथ्वीराज को स्वीकार करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय को, और कोई जो है महेंद्रपाल प्रथम को भी स्वीकार करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो महेंद्रपाल प्रथम के बारे में इतनी बातें जो है आपको ध्यान रखनी होती हैं। अगली हम बात करें महेंद्रपाल प्रथम के जो 2 पुत्र थे, कौन कौन से, एक तो हमारा भोज द्वितीय था और दूसरा हमारा जो है कौन था, महिपाल प्रथम था। भोज द्वितीय का उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, तो एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र, यहाँ पर जो है भोज द्वितीय का उल्लेख हुआ, और असनी अभिलेख इसमें जो है हमारे महिपाल प्रथम का उल्लेख हुआ है। भोज द्वितीय अगर मैं बात करूँ, भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम ये सौतेले भाई थे, यानी एक माता से नहीं थे। और भोज द्वितीय की अगर मैं बात करूँ तो जैसे महेंद्रपाल और नागा देवी का पुत्र बताया जाता है, और महिपाल प्रथम को जो है महेंद्रपाल और मही देवी का पुत्र बताया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको। हमारे लिए जो भोज द्वितीय महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महिपाल प्रथम जो महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो इनके काल में जो है अरबी यात्री अल मसूदी आते हैं, और दूसरी मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो महिपाल प्रथम और राष्ट्रकूटों के मध्य भी कुछ झड़प होती हैं, तो इसलिए जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं महिपाल प्रथम, जो 914 ईस्वी में गद्दी संभालते हैं और 943 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इनको जब बात करूँ राजशेखर ने मैंने आपको बताया था विदशाल भंजिका में जो है आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा है महिपाल प्रथम को, रघुकुल मुक्तामणि कहा है, रघुकुल मुक्तमणि जो है इनको उपाधि दी है महिपाल प्रथम को, और वहीं जो है निर्भय नरेंद्र, निर्भय राज, ठीक है, रघुकुल चूड़ामणि, ये जो उपाधि दी है वो महेंद्रपाल प्रथम को दी है। राजशेखर का एक और भी ग्रंथ है प्रचंड पांडव, इसमें जो है महिपाल की विजय का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और 915 ईस्वी में जो अरब यात्री अल मसूदी जो है भारत की यात्रा करता है, और मीर भोज के काल में कौन आता है, तो सुलेमान आता है, ठीक है, और महिपाल प्रथम के काल में अल मसूदी आता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूटों से युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो ये जो जानकारी कौन देता है, ये अल मसूदी देता है कि इनके काल में जो राष्ट्रकूट और महिपाल प्रथम के बीच झड़प हुई है, ठीक है। और इस समय जो है राष्ट्रकूट वंश में जो है इंद्र तृतीय का राज्य था, और काम्बे ताम्रपत्र, इससे जो हमें ज्ञात होता है कि इंद्र तृतीय ने जो मालव पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था, और उसके हाथियों ने जो है कालप्रिय मंदिर की 4 दीवारी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और इंद्र तृतीय ने जो है कनौज को भी नष्ट कर डाला था। और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कथन है कि इंद्र तृतीय के वापस चले जाने के पश्चात कनौज पर पुनः अधिकार करने में जो है महिपाल को चंदेल नरेश हर्ष ने सहायता दी थी। तो वही बात है कि राष्ट्रकूट शासक आएंगे, इनको पीट पाट कर वापस चले जाएंगे और राजधानी को
लूट लेंगे। तो ये राष्ट्रकूटों का काम यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब ये राष्ट्रकूट वापस अपने राज्य में चले जाएंगे तो यहाँ पर जो गुर्जर पटियार जो भी होगा वो वापस जो है कनौज पर अधिकार कर लेगा। तो ये बात यहाँ पर आती है राष्ट्रकूटों से युद्ध के। और ये भली भांति आपको समझना होगा कि भाई कौन से जो है समकालीन शासक हैं। तो महिपाल प्रथम के जो समकालीन शासक कौन है राष्ट्रकूट, तो वो हमारा इंद्र तृतीय है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर। अगली हम बात करते हैं अरबी शाख से। जो राष्ट्रकूट और जो हमारे महिपाल प्रथम है, इनके बीच जो झड़प का जो या फिर संघर्ष का जो है जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अल मसूदी से मिलती है। और अल मसूदी जो है इसका वर्णन करता है कि जो बऊर, जो इसने महिपाल प्रथम को बऊर कहा है और राष्ट्रकूट शासक को बल्लर कहा है। तो इसने अल मसूदी ने लिखा है कि भाई बऊर और बल्लर में काफी बड़ी शत्रुता थी और बल्लर के आक्रमण के भय से जो है बऊर ने अपने राज्य के दक्षिण सीमा पर एक सेना नियुक्त की थी। यानी बल्लर कौन, राष्ट्रकूटों के आक्रमण के भय से जो बऊर था यहाँ पर, जो महिपाल प्रथम था, इसने अपने राज्य के दक्षिण सीमा पर एक सेना नियुक्त करी थी। और यहाँ बऊर से जो है प्रत्यार नरेश महिपाल प्रथम का अर्थ है और बल्लर से जो है राष्ट्रकूटों का अर्थ है। और यहाँ पर अगली बात करते हैं महिपाल के साम्राज्य विस्तार की। हालांकि जो एग्जाम में नहीं आता साम्राज्य विस्तार, इतना जो है डिटेल में कभी नहीं पूछा जाता गुर्जर प्रत्यार। जो डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं वो राणा कुंभा, राणा सांगा, वहां से बनते हैं। ठीक है, तो महिपाल के साम्राज्य विस्तार को अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी लीजिए, लेकिन एग्जाम में जो इतना यहाँ पर नहीं पूछेगा, क्योंकि एक तो जो है इनके काल में बहुत ज्यादा जो है अभिलेख आते हैं, अभिलेखों को काफी ज्यादा रेफरेंस दिया जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे कठिन बन जाता है कि भाई इतने अभिलेख कौन याद करें, ये बात है। तो कहला अभिलेख जो है इसमें जो है कलचुरी वंश का राजा भीमदेव जो था, ये महिपाल के अधीन गोरखपुर का भी शासन कर रहा था। ठीक है, गोरखपुर जो प्रदेश है वहां पर भी शासन कर रहा था हमारा भीमदेव, ऐसा बताया जाता है। और अरबी यात्री जो अल मसूदी है, इसके अनुसार उत्तर पश्चिम में पंजाब के कुलूतो और रनठो, इनको भी जो है पराजित किया था महिपाल प्रथम ने। हालांकि इतना नहीं याद रखना होता है। और हडल अभिलेख जो है इस हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो हमारा महिपाल प्रथम है, इसका सामंत था धरणीवरा, ये जो है इसकी अधीनता में सौराष्ट्र पर शासन कर रहा था। और अखेतर जो अभिलेख के समय ये जानकारी मिलती है कि चंदेरी और ग्वालियर के जो विनायक पाल हैं, ये महिपाल के अधीनता स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उस समय जो भी शासक होगा, वो उत्तरी भारत में जो भी शासक होगा, वो हमारा जो गुर्जर प्रत्यारों के सामंती होंगे। तो ये ध्यान रखनी होगी आपको बात। आगे देखिए, आगे जो है महिपाल प्रथम के पश्चात जो शासक बनते हैं महेंद्रपाल द्वितीय। और इनकी महत्वपूर्ण बात यही आती है कि इनके काल में कई सारे ग्रंथों की रचना हुई है, जिस समय इनके काल में जो है समाज शिक्षा स्तर के बारे में पता चलता है कि भाई काफी ज्यादा जो है उन्नति थी शिक्षा स्तर में। और महेंद्रपाल द्वितीय के बाद जो है हमारे देवपाल शासक बनते हैं, उसके बाद विनायकपाल द्वितीय, फिर महिपाल द्वितीय और फिर विजयपाल जो शासक बनते हैं, जो ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और विजयपाल के पश्चात जो हमारे शासक बनते हैं, कौन बनते हैं, वो हमारे राज्यपाल बनते हैं। तो ये आपको विशेषकर याद रखना होगा। इसलिए याद रखना होता है राज्यपाल, क्योंकि इनके काल में जो है गजनवी का आक्रमण होता है, महमूद गजनवी का जो इनके काल में आक्रमण होता है। तो विजयपाल की मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र राज्यपाल जो है 990 ईस्वी के लगभग जो है प्रत्यार राज सिंहासन पर बैठा था। और इस समय जो है देश के सामने अनेक प्रकार के संकट थे। और इसमें मैं बात करूं तो मुस्लिम आक्रमण जो है इसकी संभावना का संकट था ये तो। और जो हम बात करें देवपाल के जो पोते राज्यपाल, इनके समय जो है महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया था। तो इसके कारण जो है राज्यपाल को काफी क्षति पहुंची थी, उनकी राजधानी को भी नष्ट कर दिया था हमारे महमूद गजनवी ने। अब यहाँ पर जो है कनौज पर गजनवी के आक्रमण को देख लेते हैं। तो इस समय जो है कनौज न केवल प्रतिहार राज्य की राजधानी थी, वरन वह उत्तरी भारत का सबसे सुंदर और समृद्ध शहर भी था। कनौज को काफी ज्यादा जो है उन्नति, कनौज को जो है काफी, मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से इसका विकास किया था इन प्रतिहारों ने। तो काफी सुंदर और समृद्ध ये शहर था। और इसमें जो 10,000 सुंदर मंदिर थे। और कनौज की जो है रक्षा के लिए उसके चारों ओर जो है कई किले बने थे, और इनकी संख्या जो है 7 बताई जाती है। और इनकी अगर मैं बात करूं तो 20 दिसंबर 1018 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने कन्नौज में प्रवेश किया था और कन्नौज के मंदिरों और मकानों को इसने लूटा था। और वहां की जो बहुसंख्यक जो जनता है उसको तलवार के घाट यानी मौत के घाट उतार दिया था। अगली हम बात करते हैं राज्यपाल की हत्या किस प्रकार हुई थी। तो यहाँ पर देखें कि भाई जब कन्नौज पर आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का, तो यहाँ पर जो है किसी अन्य जो भी शासक था, इसके सामंत थे, उन्होंने सहायता नहीं करी थी। और जब यहाँ पर महमूद गजनवी वापस चला गया था, तो जो भी सामंत थे, जो भी शासक थे दूसरे, तो इन्होंने जो है काफी राज्यपाल को जो है काफी एक तरीके से बात करूं दिखाना शुरू कर दिया था, उनको कायर बताया था राज्यपाल को कि महमूद गजनवी को जो है उसने जो है उसके आक्रमण को असफल नहीं कर सका। तो ये जो है राज्यपाल को काफी जो है ऐसा विरोध यहाँ पर झेलना पड़ा था। तो ऐसे चलते जो है जो भी इसके विरोध में बोल रहे थे, जैसे कि विद्याधर हो गया, ये चंदेल वंश का शासक था खजुराहो में। तो यहाँ पर जो है ये विद्याधर था, इसने जो है काफी ज्यादा जो है राज्यपाल को
एक तरीके से बात को फटकारा था, इसको जो है कायर बताया था। तो यहाँ पर आगे चलकर के जो है विद्याधर और राज्यपाल के मध्य जो युद्ध हो गया, संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में जो है राज्यपाल की हत्या हो गई थी। तो ये बात ध्यान रखनी है। राज्यपाल के पश्चात जो है त्रिलोचन पाल ये शासक बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताई थी बात की, राज्यपाल के काल में जो है कनौज पर जो है महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है तो कनौज को नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है त्रिलोचन पाल फिर दूसरी राजधानी बनाता है। तो अलबरूनी जो है इसके अनुसार जो है इनकी राजधानी यानी त्रिलोचन पाल की जो राजधानी बारी बनी थी, नई जो राजधानी थी बारी थी, जो रामगंगा और सरयू के संगम के निकट थी। 1020 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया और लूट मार करके वापस गजनी चला गया था। ठीक है, तो त्रिलोचन पाल के काल में भी जो है यहाँ पर गजनवी का आक्रमण होता है। अगली हम बात करते हैं तो यशपाल के बारे में। तो यशपाल को जो है जो इलाहाबाद जिले का जो कड़ा नामक स्थान है, यहाँ पर हमें 1036 ईस्वी का जो है लेख मिलता है, जिसमें जो महाराजा धीराज यशपाल ऐसा लिखा मिलता है और उनके दान का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। और यशपाल जो बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक था। और उसके बाद जो है ये गेड़वाल जो है गेड़वाल वंश के हाथों में चला जाएगा कनौज, और वहां पर जो अंतिम शासक होगा जयचंद गेड़वाल, जो मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित होता है 1194 ईस्वी में। तो इतनी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी हमारे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको दादू क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आगे जो हम कोटा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।